हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। भारत का भूगोल इस विषय से हमने एक आज महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, अक्षांश और देशांतर रेखा या यूं कहें भारत की स्थिति। ठीक है बेटा, तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखा, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्षांश और देशांतर रेखाओं से भी जीके में प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो स्नातक या परास्नातक में भूगोल वर्ग के विद्यार्थी हैं जो भूगोल सब्जेक्ट को लिए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पृथ्वी के प्रतिरूप की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमें जब पृथ्वी के बारे में जानना था या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना था, तो हम डायरेक्टली चूंकि पृथ्वी के अंदर रह के हम पृथ्वी के बारे में कैसे अध्ययन कर सकते थे, इसीलिए हमने हूबहू पृथ्वी के जैसा एक कह सकते हैं ग्लोब बनाया, जिसको हम पृथ्वी का प्रतिरूप कह सकते हैं। एकदम हमशक्ल बनाया और छोटे आकार में, ताकि हम उस पृथ्वी के विषय में बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकें। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। अब अगला प्रश्न उठता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं बेटा, वो एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि वो उसकी केवल कल्पना करी गई है। ऐसा कोई रेखा वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नहीं होती है। ये हमने अपने अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए कुछ ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हम ही लोगों ने खींचा है, और जिसको हम अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि अक्षांश हो या देशांतर रेखा हो, ये दोनों केवल एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के प्रतिरूप यानी ग्लोब पर खींची गई हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उठ जाता है कि अक्षांश रेखा क्या है। प्रश्न क्या है? अक्षांश रेखा क्या है? तो अक्षांश रेखा बेटा पृथ्वी के ग्लोब पर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ, देखिए पूर्व से इस तरीके से पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, और जो रेखा उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ खींची गई है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये हमारी देशांतर रेखा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा? देशांतर रेखा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अक्षांश रेखा क्या होता है, तो आप सीधा कहिएगा कि पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाती है, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जाती है, वो हमारी देशांतर रेखा होती है। ये हमारा अक्षांश और देशांतर रेखा की परिभाषा हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। देखिए, अब प्रश्न हमारे सामने ये उठेगा कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो जैसा कि अभी हम पीछे हमने पढ़ाया आपको कि पृथ्वी के ग्लोब पर स्थित वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाती है, वो अक्षांश रेखा कहलाती है। जैसे इस ग्लोब में आप देखिए, यहाँ इस गोलार्ध में देखिए, ये सारी जो रेखाएं खींची गई हैं बेटा, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। ओके, ये सभी कौन सी रेखाएं हैं? ये सभी कह सकते हैं हम अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला प्रश्न उठता है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, भूमध्य रेखा क्या होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि वह अक्षांश रेखा जो पूरे पृथ्वी के ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। जैसे ये देखिए, ये बीच वाली रेखा, ये पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ वह भूमध्य रेखा, वह अक्षांश रेखा जो पूरे पृथ्वी के ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है या पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानी जाती है। ये भी आप याद रखिएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानी जाती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये पूरे धरती को ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अच्छा, ऊपर के भाग को बेटा हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं बेटा? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध।
तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा कि भूमध्य रेखा पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ओके बेटा। अच्छा, अगर मैं भारत की स्थिति की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं भारत यहां पर स्थित है, ये हमारा इंडिया है बेटा। ठीक है, थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अक्षांश रेखाओं के विषय में। तो भूमध्य रेखा के ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं बेटा, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध था। और भूमध्य रेखा के नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जहां तक भारत की बात है तो देखिए आपके सामने भारत यहाँ स्थित है और इसलिए हम कहते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है बेटा, अगर भारत के विषय में बात किया जाए तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो हम कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न उठता है कि कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं कुल। तो याद रखिएगा अक्षांश रेखाओं के विषय में हम बता रहे हैं। देखिए ये जो भूमध्य रेखा है ना, इसके ऊपर और नीचे 90 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। 90 अक्षांश रेखा ऊपर और 90 अक्षांश रेखाएं नीचे। ठीक है बेटा, तो 90 अक्षांश रेखा ऊपर और 90 अक्षांश रेखाएं नीचे मिलती हैं। और एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है कि क्या भूमध्य रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इसका प्रश्न है, सॉरी भूमध्य रेखा की हम बात कर रहे हैं, अक्षांश रेखाओं की। भूमध्य रेखा तो एक ही होती है बेटा। तो प्रश्न उठता है कि क्या अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो उसका जवाब है बेटा बिल्कुल हाँ, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से के एकदम समांतर होती है। समांतर का मतलब जो दूरी यहाँ पर मिलेगी वही दूरी यहाँ पर मिलेगी, वही दूरी यहाँ पर, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की प्रत्येक जगह की दूरी बेटा वो समान होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा भूमध्य रेखा के विषय में हमने अध्ययन कर लिया है कि 0 अंश अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा, 0 अंश अक्षांश के ऊपर यहाँ 23.5 अंश अक्षांश, यानी उत्तरी गोलार्ध में हम अगर बात करें तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को बोलेंगे। ये जो हमारे सामने रेखा दिखाई दे रही है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के नाम से भी जानी जाती है, इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं बेटा। ठीक है, कर्क रेखा। तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 अंश पर ही एकदम आप याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को बेटा हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या हम कह सकते हैं मकर रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो ये दो प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 0 अंश अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा कि सूर्य की जो किरणें हैं ना बेटा, ये इसी के बीच में पड़ती हैं। सूर्य की किरणें अगर सीधी कभी पड़ती हैं तो हमेशा इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती हैं। अब सूर्य की किरणें कभी यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती हैं, इसलिए यह ठंडे प्रदेश के रूप में भी जाने जाते हैं। सूर्य की किरणें उधर सीधी तौर पे नहीं पड़ती, इसलिए अब हमको ये जानना चाहिए कि सूर्य की किरणें कब और कहाँ सीधी पड़ती हैं। तो याद रखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि सूर्य की किरणें 21 जून को, याद रखिएगा ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, किस रेखा पर, कर्क रेखा पर, यानी इस रेखा पर जो भारत से भी होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत है, भारत से भी होकर गुजर रही है। तो सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है और इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना, उस दिन बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, और एक पॉइंट और है कि 22 दिसंबर के दिन, ये भी नोट करिएगा आप लोग, 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। हमने जैसा कि बताया बेटा कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सीधी पड़ सकती हैं, उधर और इधर नहीं।
तो 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और इसलिए 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। ये दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट करिएगा, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की किरणें किस डेट को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो उसका जवाब है 21 जून को। और सूर्य की किरणें किस डेट को मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो उसका जवाब है बेटा 22 दिसंबर को। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फिलहाल इसको इरेज करते हैं। देखिए बेटा, तो अब हम जानेंगे कि कर्क रेखा, जैसा कि हम जानते हैं कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और हमने यह भी बताया कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो एक प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका जवाब ये है, ये देख सकते हैं मैप पर आपको कर्क रेखा दिखाई दे रही है, जो भारत के गुजरात, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भारत के गुजरात से स्टार्ट होती है यह गुजरना, और गुजरात से स्टार्ट होकर यह राजस्थान, ये हमारा गुजरात हो गया बेटा, उसके बाद ये राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, ये झारखंड हो गया आपका, ये छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश हो गया और थोड़ा सा हिस्सा ये राजस्थान का हो गया। ठीक है बेटा। तो ये हमारा गुजरात, ये राजस्थान, ये हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा झारखंड, ये हमारा पश्चिम बंगाल, ये हमारा त्रिपुरा और ये मिजोरम, इनसे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए हमने एक शानदार ट्रिक तैयार किया है अपने स्वयं। एक ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक यूनिक ट्रिक है जिसे हमने स्वयं बनाया है, और उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको काफी पसंद आएगा। तो ट्रिक मैं लिख देता हूं और आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बेटा, तो ट्रिक आपके सामने है। गुजरे रात में 6 झाड़ू पर त्रिशूल मिला। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसके लिए एक ट्रिक है। देखिए, गुजरे फार हम गुजरात समझेंगे, ये हमारा गुजरात हो गया। ठीक है। रात फार, रात में फार हम राजस्थान को समझेंगे, राजस्थान। ओके। में फार हम समझेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया। 6 फार हम छत्तीसगढ़ को समझेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा छत्तीसगढ़। झा फार हम झारखंड समझेंगे, झारखंड हो गया। पर फार हम पश्चिम बंगाल समझेंगे, पश्चिम बंगाल हो गया। त्रिशूल फार हम त्रिपुरा समझेंगे, त्रिपुरा। उसके बाद मिला फार हम मिजोरम को समझेंगे। ठीक है बेटा, मिजोरम। ओके, मिजोरम। तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर पूछता है प्रश्न कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए बेटा, एक प्रश्न और काफी प्रमुखता से पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा देश है, या कह सकते हैं कौन सा ऐसा द्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं अफ्रीका। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अफ्रीका एक ऐसा देश है जिससे कह सकते हैं कि तीनों हमारी रेखाएं गुजर रही हैं। देखिए बेटा, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा कि कौन से ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो उसका जवाब है बेटा अफ्रीका। बाकी सब आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया हुआ, या हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हुआ। तो कोई भी ऐसा महाद्वीप हम ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा देश है जिससे एक या दो रेखाएं होकर गुजरती हैं। जैसे भारत से केवल एक ही रेखा होकर गुजरती है, वो है मकर रेखा। हमने बताया भी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। बाकी कुछ ऐसे देश हैं या कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनसे दो रेखाएं होकर गुजरती हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है कि मात्र अफ्रीका एक ऐसा मतलब द्वीप है, जो महाद्वीप है, जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, चाहे वो कर्क रेखा हुआ, चाहे वो मकर रेखा हुआ, या भूमध्य रेखा हुआ। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं एग्जाम में। जैसे एक प्रश्न ये पूछा गया है कि कर्क रेखा विश्व के किन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है। एक प्रश्न बनता है बेटा, कर्क रेखा विश्व के किन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है। तो हालांकि सारे देशों के तो नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख देशों के नाम है। मैक्सिको,
ये भी आप नोट करिएगा। मैक्सिको, भारत, ये कर्क रेखा की बात हो रही है बेटा। भारत, चीन, चीन से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। म्यांमार से होकर गुजरती है, ठीक है, म्यांमार से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश, ये कुछ प्रमुख देश हैं जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न बनता है कि भूमध्य, एक कर्क रेखा वालों का नाम मैंने लिखा, प्रमुख देशों के नाम लिखा है हमने। एक कर्क रेखा जिन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है उनके नाम मैंने लिखा है, ठीक है। अब अगला प्रश्न बनता है कि बताइए भूमध्य रेखा विश्व के किन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है। ये बीच वाली जो रेखा है भूमध्य रेखा, ये विश्व के किन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है। तो इसका जवाब है कोलंबिया। प्रमुख देशों के नाम मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब है आपका कोलंबिया, ठीक है। दूसरा ब्राजील कह सकते हैं, दूसरा देश है बेटा ब्राजील। तीसरा है मालदीव, मालदीव। चौथा हमारा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। इसमें दो देश भारत के पड़ोसी देश भी हैं, सारी पड़ोसी देश नहीं कह सकते हैं, सीमा से सटे देश हैं, समुद्री सीमा से सटे देश हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया, ये ऐसे देश हैं, ऐसे प्रमुख देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अब अगला चलते हैं मकर रेखा को देख लेते हैं, किन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है। इसको निरेश करते हैं बेटा। तो जो नीचे वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, तीसरी लाइन सबसे, वो हमारी ये रेखा बेटा मकर रेखा है, ठीक है। ये किस प्रमुख देशों से होकर गुजरती है, तो उसका जवाब है चिली, सबसे पहला प्रमुख देश, अर्जेंटीना, ठीक, दूसरा, तीसरा ब्राजील, ठीक है बेटा। चौथा आपका नामीबिया भी आता है, चौथा नामीबिया आता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है बेटा। उसके बाद हम मेडागास्कर भी लिख सकते हैं, मेडागास्कर। और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया से होकर तो गुजरता ही गुजरता है। तो ये कुछ विश्व के प्रमुख देश हैं जिनसे मकर रेखा होकर गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। अब एक प्रश्न और पूछता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, ये भूमध्य रेखा है बेटा, इस पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। और इसी कारण भूमध्य रेखा पर स्थित जितने भी देश हैं वहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है बेटा, दिन और रात बराबर होते हैं। जितने देश हैं भूमध्य रेखा पर करेक्टली स्थित, वहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि उस रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं। तो इस तरीके से हमने भूमध्य रेखा या कह सकते हैं कि अक्षांश रेखा का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब चलते हैं बेटा देशांतर रेखा का अध्ययन करते हैं। ओके, हाँ देखिए बेटा, तो अक्षांश रेखा की हमने चर्चा कर ली है। अब चलते हैं देशांतर रेखा की तरफ। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी, उनको हम कहते थे अक्षांश रेखा, ठीक है। उसी तरीके से ऐसी रेखाएं, ग्लोब पर स्थित ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ खींची गई हैं, उनको हम कहते हैं बेटा देशांतर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? देशांतर रेखा। ओके, ठीक। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि वह काल्पनिक रेखा जो किसी भी ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ खींची गई हैं, वो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक। नंबर 1 प्रश्न बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा कि दूसरा प्रश्न ये है कि 0 अंश देशांतर रेखा कौन सी रेखा होती है? 0 अंश की देशांतर रेखा, ठीक है, 0 अंश देशांतर रेखा। तो उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, ठीक है, और पूरे ग्लोब को बीचों बीच से डिवाइड करने वाली रेखा को हम कहते हैं 0 अंश देशांतर रेखा। इस रेखा के बहुत अधिक नाम भी हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस भी है वो भी बहुत अधिक है। तो 0 अंश देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा।
अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों, जीरो अंश देशांतर रेखा को हम लोग समय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्यों कहते हैं? तो क्योंकि बेटा जो पूरे विश्व का स्टैंडर्ड या मानक समय निर्धारित होता है ना, वो इसी रेखा पर, यानी इस रेखा पर कह सकते हैं जितना बजता है वो पूरे विश्व का स्टैंडर्ड समय कहलाता है। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि पूरे विश्व का जो मानक समय है वो इसी रेखा के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, यह रेखा ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। याद रखिएगा, यह रेखा कहां से गुजरती है? ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, और इसी कारण इसको प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न के नाम से भी ये रेखा जानी जाती है। तो कितने नाम हो गए बेटा? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा हो गया, ठीक है, प्रधान याम्योत्तर हो गया, और इसके साथ साथ प्रधान मध्याह्न हो गया, और या इसको जीरो अंश देशांतर को ग्रीनविच टाइम भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसको चूंकि ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरता है इसलिए इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ खींची गई है उसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। और जीरो अंश देशांतर रेखा पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है और बीचों बीच से गुजरती है, और ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने के कारण इसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसको चूंकि इसी रेखा से पूरे विश्व का जो मानक समय है वो निर्धारित होता है, इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसको प्रधान याम्योत्तर, चूंकि बड़ा प्रमुख ये है और इसीलिए इसको हम प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न के नाम से भी बेटा जानते हैं। ओके, तो ये हमारे जीरो देशांतर के विषय में चर्चा हो गई। अब आइए कुछ और देशांतर रेखाओं की चर्चा कर लेते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो जैसे हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा के विषय में कि भूमध्य रेखा एक दूसरे के ऐसे समांतर होती है, यानी कि हर जगह पे उसकी जो दूरी होती है हर जगह पे बराबर होती है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो इस तरीके से खींची गई हैं, इस तरीके से खींची गई हैं बेटा ग्लोब पर, तो क्या ये भी एक दूसरे के समांतर होती हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं बेटा, इसको इरेज करते हैं फिर हम आपको समझाते हैं कि ये रेखाएं क्यों एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। हाँ देखिए, चूंकि ये रेखाएं कुछ इस तरीके से खींची जाती हैं, यानी कि अगर मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के पास, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास इन रेखाओं या भूमध्य रेखा पर इन रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा के हम ऊपर बढ़ते जाते हैं इन देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये घटती जाती है, ठीक है, और ध्रुवों पर जाकर ये दूरी एकदम कम हो जाती है। ठीक, ये उत्तरी ध्रुव हमारा हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। उसी तरीके से निचले जब हम आते हैं दक्षिणी ध्रुव में तो यहाँ भी भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक दूरी होगी, और जैसे जैसे नीचे हम उतरते जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये दूरी घटती जाती है। तो प्रश्न ये था कि क्या देशांतर रेखाएं भी एक दूसरे के समांतर होती हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ठीक है बेटा, अब ये प्रश्न बनता है अगला क्वेश्चन कि क्या, जैसे हमने पढ़ा कि अक्षांश रेखाएं कुल मिलाकर 180 होती हैं, 90 ऊपर और 90 नीचे, और जीरो अंश को लेकर 181 होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो ये जीरो अंश की जो देशांतर रेखा है बेटा, ठीक है, इसको हम जीरो अंश देशांतर रेखा बोलते हैं, और इसके 180 डिग्री तक इधर और 180 डिग्री तक इधर हर एक अंश पर, याद रखिएगा, एक अंश पर देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं, एक अंश पर, यानी 180 देशांतर रेखाएं इधर बनी हुई हैं और 180 देशांतर रेखाएं इधर बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो कुल 360 देशांतर रेखाएं पूरे ग्लोब पर आपको मिलेंगी, 180 एक तरफ और 180 एक तरफ, यानी कुल आपको हम कह सकते हैं
कि 360 देशांतर रेखाएं आपको ग्लोब पर मिलेंगी। ओके बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए बेटा, ग्रीनविच मीन टाइम के विषय में हमने पढ़ लिया है कि 0 अंश जो देशांतर रेखा है उसी को हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक प्रश्न बार बार आ रहा है बेटा कि ग्रीनविच मीन टाइम इसका नाम क्यों पड़ा, तो हमने बताया भी आपको कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने के कारण इसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। इसी का ये जो रेखा है इसलिए इम्पोर्टेंस है इसका, क्योंकि इसी की इस पर जो भी टाइम होता है बेटा वो पूरे विश्व में माना जाता है और उसी के आधार पे पूरे विश्व का टाइम निर्धारित किया गया है, पूरे वर्ल्ड का टाइम। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है और ये स्टैंडर्ड हमारा समय को निर्धारित करता है पूरे विश्व के। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये हमको जानना है कि चूंकि हमारी जो ये धरती है ना बेटा, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। कैसे घूमती है बेटा, याद रखिएगा, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, इसीलिए ये ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व जितने भी देश होंगे, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा के पूर्व जितने भी देश होंगे उन सभी देश ना, उन सभी देशों की जो घड़ी होगी वो ग्रीनविच समय से आगे होती है। याद रखिएगा, ग्रीनविच रेखा के आगे यानी पूरब की तरफ जितने भी देश हैं, पूरब की तरफ हम कह सकते हैं, उनकी जो घड़ी होती है ना वो यहाँ पर जितना समय होता है उससे ज्यादा समय बचाती है। ठीक है, और कितना ज्यादा समय बचाएगी बेटा, तो यह याद रखिएगा कि एक देशांतर, एक अंश देशांतर चलने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। ये भी याद रखिएगा, एक अंश देशांतर चलने पर 4 मिनट का समय लगता है। तो जितना अंश देशांतर हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे, अगर एक अंश बढ़ेंगे तो हमको 4 मिनट, यहाँ पर अगर बेटा 12 बज रहा है तो यहाँ पर एक अंश देशांतर चलने पर हमको 12:04 होगा। उसी तरीके से 2 अंश देशांतर चलने पर 12:08 होगा। 3 अंश देशांतर चलने पर 12:12 होगा। इसी तरीके से 4-4 मिनट प्रति देशांतर के हिसाब से पूरब दिशा की तरफ चलने पर समय आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, और जैसे ही हम इस 0 अंश देशांतर के पश्चिम दिशा में चलेंगे, प्रति देशांतर चलने पर 4-4 मिनट समय कम उस घड़ी में बचने लगेगा। अगर हम इसके पश्चिम दिशा की तरफ 1 अंश देशांतर जाएंगे तो 11:56 होगा, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं। अगर 2 अंश देशांतर पीछे जाएंगे पश्चिम दिशा की तरफ इधर, तो हमारा 8 मिनट कम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए बेटा, एक चर्चा और हमको करना है कि भारत से कह सकते हैं कि कौन मुख्य देशांतर रेखा गुजरती है, भारत से कौन मुख्य देशांतर रेखा गुजरती है। तो उसका जवाब है बेटा, एक मैं फिगर आपको दिखाता हूं, ये रहा भारत। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ देखिए, तो ये जो 82.5 अंश की जो अक्षांश सारी देशांतर रेखा है, कितने अंश की बेटा, 82.5 अंश की जो देशांतर रेखा है ये भारत से होकर गुजरती है। हालांकि और देशांतर रेखाएं भी भारत से होकर गुजरती हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही बस गुजरती है, और देश, इसीलिए भारत के भी समय में अंतर आता है। मान लीजिए बेटा, यहाँ पर जो देशांतर होगी, यहाँ पर जो देशांतर होगी, उस तरीके से जैसे जैसे अंश दर अंश इधर बढ़ते जाएंगे उस समय अधिक होता जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 82.5 अंश की जो हमारी देशांतर रेखा है, इसको हम प्रमुखता से इसलिए मानते हैं बेटा, जैसे विश्व की जो समय का निर्धारण होता है वो ग्रीनविच रेखा से होता है, उसी तरीके से भारत के समय का निर्धारण, अब चूंकि भारत के यहाँ पर गुजरात में कुछ और बजेगा, यहाँ पूर्वांचल में कुछ और बजता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में घड़ी कुछ और बजाएगी, तो किसको मानक समय, ऐसा कौन सा समय हो जिसको पूरे देश में माना जाए। तो हम इसीलिए हमने भी एक मानक देशांतर रेखा का चयन किया और 82.5 अंश देशांतर रेखा को हमने मानक देशांतर रेखा माना है। इसको हम IST के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, IST के नाम से भी जानते हैं। तो IST का फुल फॉर्म क्या है बेटा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है बेटा, IST का अगर कोई फुल फॉर्म पूछता है आपको तो आप बताइएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे विश्व का अपना मानक समय मापने के लिए एक देशांतर 0 अंश देशांतर है, ग्रीनविच रेखा है, उसी तरीके से भारत के मानक समय को निर्धारित करने के लिए हमने इस रेखा को चयन किया है। याद रखिएगा 82.5 अंश
ये देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा। इसी को हम IST भी मानते हैं या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी मानते हैं, और इसी रेखा को हम 82.5 अंश की देशांतर रेखा को हम अपनी मानक देशांतर रेखा के नाम से भी उसको हम मानते हैं। ओके बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि हमारा जो IST है या मानक समय रेखा है, वो इसको मानक समय रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे देश के समय का, मानक समय का निर्धारण करती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये बनता है कि मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, जो मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, इनसे होकर गुजर रही है। ठीक है बेटा, दूसरा राज्य हमारा ये मध्य प्रदेश भी थोड़ा सा पड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश से होकर भी गुजर रही है। ओके, तीसरा हमारा ये आ गया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजर रही है। चौथा हमारा आ गया ये उड़ीसा, उड़ीसा से होकर गुजर रही है बेटा। और अगला हमारा आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हमारा IST या मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसी के आधार पर हम अपने मानक समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है बेटा, अब आप बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला प्रश्न बनता है बेटा कि अगर विश्व के समय की बात करें, आप लोग जानते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम GMT जिसको बोलते हैं, उससे पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, और जो भारत का समय का निर्धारण होता है वो IST से होता है। ठीक, तो अगर बात हो कि पूरे विश्व और भारत के समय में कितने का डिफरेंस है, तो आप जानते हैं कि जो GMT जिससे पूरे विश्व का निर्धारण होता है वो 0 अंश देशांतर को कहते हैं। ठीक है, अब भारत का जो IST है जिससे भारत के समय का निर्धारण होता है वो उसको 82.5 अंश देशांतर कहते हैं। तो अगर हमने बताया कि 1 अंश देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, कितने मिनट का अंतर होता है बेटा, 4 मिनट का। तो अगर हम कैलकुलेशन करें बेटा तो 82.5 अंश देशांतर में कितने का अंतर हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 25 20, 0 2, 4 दूना 8 2 10, 4/32 1 33, यानी 330 मिनट का अंतर आएगा। और अगर इसको हम 60 से डिवाइड कर दें बेटा तो 5.5 आता है। यानी अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व के समय से और भारत के समय में कितना अंतर है, तो उसको हम जवाब देंगे कि 5.5 घंटे यानी 5.5 घंटे का लगभग अंतर आएगा पूरे विश्व के समय से और भारत के समय से। ठीक है बेटा, इसी तरीके से पूरे विश्व के समय का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम कुछ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे हमने पढ़ा बेटा कि GMT क्या होता है, यानी कि विश्व की जो समय रेखा है, मानक समय रेखा है, उसको हम GMT से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरीके से बेटा विश्व की एक तिथि रेखा भी होती है, ये भी याद रखिएगा आप। विश्व की एक तिथि रेखा होती है जिसको हम यहाँ मैप में आपको दिखाना चाहते हैं। ये रहा आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये रेखा सीधी नहीं होती, इसको 4 जगह पे मोड़ा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 जगह, यहाँ पर 2 जगह, यहाँ पर 3 जगह और यहाँ पर 4 जगह। तो आप यह भी जान लीजिए कि जैसे 0 अंश देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, उसी तरीके से 180 अंश देशांतर को, याद रखिएगा ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, 180 अंश देशांतर को हम इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ओके, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे पूरे विश्व के समय का निर्धारण GMT से होता है बेटा, उसी तरीके से पूरे विश्व के दिन का निर्धारण, जैसे आज कौन सी तारीख है, इसका निर्धारण होता है इंटरनेशनल डेट लाइन या 180 अंश देशांतर रेखा। ठीक है, 180 अंश देशांतर रेखा कहिए या इंटरनेशनल डेट लाइन कहिए, इसी से पूरे विश्व के तिथि का निर्धारण होता है या दिनांक का या तारीख का निर्धारण होता है। ओके बेटा, अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछे जाते हैं कि क्या अगर मान लीजिए ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके अगर हम पूरब चलेंगे तो क्या तिथि में अंतर आएगा, और पश्चिम चलेंगे तो क्या तिथि में अंतर आएगा। तो उसका जवाब है जी हाँ, अगर हम पूरब चलते हैं ना, तो अगर मान लीजिए इस पर बेटा 4 तारीख है ना, तो अगर हम पूरब चलेंगे ना तो 1 दिन हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की दिशा में हमको 1 दिन घटाना पड़ता है और पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है। ये भी आप याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उससे पूर्व दिशा की तरफ 1 दिन घटाना पड़ता है और पश्चिम की तरफ 1 दिन जोड़ना पड़ता है।
अब देखिए बेटा, देशांतर रेखा पर एक प्रश्न और बनता है, और वो प्रश्न है कि जो हमारी 0 अंश देशांतर रेखा है, जो बहुत ही प्रमुख है, ये कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा और ये हमारी मकर रेखा, इसको किस किस जगह पे काटती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 0 अंश की जो देशांतर रेखा है, या जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं 0 अंश की देशांतर रेखा है। ठीक, और ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा और ये हमारी मकर रेखा है। तो प्रश्न है कि 0 अंश की जो देशांतर रेखा है वो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को किन किन जगह पे काटती है। तो एक यहां पर काटी, ठीक, एक यहां पर काटी और एक यहां पर। ये जो पहला स्थान जहां पे काटी है बेटा, इसका नाम है अल्जीरिया, याद रखिएगा इसको, इसका नाम है अल्जीरिया। एक अल्जीरिया में काटती है, दूसरा गिनी की खाड़ी, इसको हम बोलते हैं बेटा गिनी की खाड़ी। ठीक, गिनी की खाड़ी में काटती है। और तीसरा स्थान है बेटा, ये तो महासागर में है, इसको हम कहेंगे अटलांटिक महासागर। ठीक, तो तीसरा अटलांटिक महासागर में। तो 0 अंश की जो देशांतर रेखा है वो भूमध्य रेखा को कहाँ काटती है, अल्जीरिया में। और गिनी को कहाँ काटती है, तो सॉरी गिनी कह रहे हैं, एक सेकेंड बेटा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि 0 अंश की देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ काटती है, तो कर्क रेखा को अल्जीरिया में, भूमध्य रेखा को कहाँ काटती है, गिनी की खाड़ी में, और मकर रेखा को कहाँ काटती है, तो उसका जवाब होगा अटलांटिक महासागर में। और कुछ प्रश्न और है, उसको भी हम लेते हैं। एक प्रश्न और बनता है बेटा कि 0 अंश की जो ये देशांतर रेखा है ये विश्व के किन किन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, या 0 अंश देशांतर रेखा पर विश्व के कौन प्रमुख देश स्थित हैं, तो उसका जवाब भी नोट कर लीजिए। एक है यूके, एक है फ्रांस। ठीक है, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, अल्जीरिया। ठीक है बेटा, यूके, फ्रांस, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, तो ये विश्व के कुछ प्रमुख देश हैं जो 0 अंश देशांतर पर स्थित हैं। यूके, फ्रांस, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका। तो ये रहा बेटा हमारा आज का क्लास भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा पर, या अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पर। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करने में। और अगर कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं, और कुछ भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।